बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहाँ जाना है? बताइए मैं छोड़ देता हूँ। लगभग 70 साल के एक वृद्ध को आइसक्रीम की दुकान के बाहर थोड़ी दूर पर बैठा देख राज और रजनी उनके पास जाकर बोले, ठंड से कपा देने वाली रात, उस पर आज हवाएं तो ऐसी ठंडी चल रही थी जैसे वह शरीर की एक एक हड्डी तोड़ देगी। आज हमारी शादी की सालगिरह है और रजनी को ठंड में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। रात को सबके साथ खाना खाने के बाद रजनी ने कहा, चलिए आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और हाँ, मेरी आइसक्रीम नहीं भूलिएगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए गाड़ी की चाबी उठा ली और हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़े। मैं राज एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट में काम करता हूँ। मेरी पत्नी रजनी एक हाउस मेकर है और ऐसा कहूँ कि वह मेरी भाग्य लक्ष्मी है तो गलत नहीं है। जिसके पास कभी कुछ ना रहा हो और उसके मेरे जीवन में आते ही उसकी मेहनत और तपस्या ने मेरे जीवन में रंग ही रंग भर दिए। सारी सुख सुविधाओं से मेरा घर भर गया। मेरे दोनों बच्चे सोहन और सिद्धि सेटल्ड हो गए और उनकी शादी भी हो गई। आपको कहीं आश्चर्य तो नहीं हो रहा है कि इतने बूढ़े लोग और लॉन्ग ड्राइव? क्या करूं, रजनी की चंचलता और हंसमुख स्वभाव ने दिल और दिमाग को कभी बूढ़ा होने ही नहीं दिया। इसलिए उसने आज जब लॉन्ग ड्राइव की इच्छा जताई तो मैं मना नहीं कर सका। गाड़ी से थोड़ी दूर जाते ही रजनी ने गाड़ी रोकने को कहा तो मैंने कहा, यहाँ क्यों रोकना है? आइसक्रीम की शॉप तो दूर है। तुम्हें तो यहाँ की आइसक्रीम पसंद नहीं। उसने कहा, आइसक्रीम तो मैं वहीं की खाऊंगी, लेकिन पहले कुछ ज़रूरी काम है। गाड़ी से नीचे उतरिए और डिग्गी खोलकर उसमें 3-4 बैग पड़े हैं, पहले उसे निकालिए। मैंने भी गाड़ी साइड में लगा दी और थैला निकालकर उसके साथ हो लिया। वह सड़क किनारे रहने वाले गरीब लोगों में बांटने के लिए गर्म कपड़े और कुछ सामान लाई थी। कपड़े देने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। मैंने पूछा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कपड़े देने जाना है? तो रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बता देती तो आप बोलते कि कल दिन में दे देना, इतनी ठंडी को क्यों बाहर जाना है। मैं भी मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाने लगा। हम रजनी की फेवरेट आइसक्रीम शॉप पर पहुँचे। जैसे ही हम अंदर जाने वाले थे, रजनी ने मुझे इशारे में एक वृद्ध को दिखाया। देखने में एक अच्छे घर का वृद्ध लग रहा था, साथ में कुछ सामान भी था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं जाने के लिए सवारी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें देखकर पता नहीं क्यों हम खुद को रोक नहीं पाए और उनके पास चले गए। मैंने उन्हें देखकर पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहीं जाना है क्या? रात में यहाँ सवारी गाड़ी कम ही मिलती है और आज ठंड की वजह से तो मिलना मुश्किल है। वृद्ध हमें देखने लगा। मैंने फिर पूछा, बाबा बताइए तो रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप? कहाँ जाना है? मैं छोड़ दूँगा। इतनी ठंड में यहाँ बैठकर इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बताइए कहाँ जाना है? हमारे बार बार पूछने पर या शायद रजनी की स्नेहशील आग्रह से उस वृद्ध ने भरे गले में कहा, कहाँ जाना है यह तो नहीं पता, लेकिन कहाँ नहीं जाना है यह ज़रूर पता है। उस वृद्ध की बात से हम स्तब्ध रह गए। रजनी ने वृद्ध से आग्रहपूर्वक कहा, बाबा आज ठंड बहुत है, चलिए पहले वहाँ चलकर थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर बात करेंगे। वहीं चाय की एक छोटी सी टपरी थी। रजनी बाबा के साथ चाय की दुकान की तरफ बढ़ने लगी। मैं भी उनका सामान उठाकर उनको सहारा देते हुए चलने लगा। दुकान पर हमने चाय और बिस्किट लिया। सब अपना अपना कुल्हड़ लिए चाय पीने लगे। एक अजीब सी शांति थी। बस बीच बीच में चाय की चुस्कियों की आवाज़ आ रही थी। बाबा की आवाज़ ने इस शांति को भंग किया और रजनी से बोले, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मैं रजनी और इनका नाम राज है बाबा, यह मेरे पति हैं। बेटा इस शहर में या आसपास में कोई वृद्धा आश्रम है क्या? बाबा की बात सुनकर मैं और रजनी एक दूसरे को देखने लगे। समझ नहीं आया कि इस उम्र में वृद्धा आश्रम। बात करने के तरीके और पहनावे से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी गरीब घर के हैं जिसे खाने पहनने की समस्या हो। फिर जीवन के इस पड़ाव पर वृद्धाश्रम। बात कुछ समझ नहीं आई, इसलिए मैंने पूछा, बाबा आपको वृद्धाश्रम क्यों जाना है? आपका घर कहाँ है? और इतनी रात को आप यहाँ कैसे? आपके परिवार में कोई नहीं है बाबा? कुछ तो बताइए।
तभी तो आपकी समस्या का हल निकाल पाएंगे। हमारे प्यार और अपनेपन से बाबा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, मेरा नाम कृष्ण है। मैं काशीर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी के देहांत के बाद मेरा बेटा मुझे अपने साथ यहाँ शहर ले आया। साल 2 साल सब तो ठीक था। मैंने सोचा जब सब कुछ देखना इन्हें ही है तो मैं घर और ज़मीन रखकर क्या करूँगा। मैंने अपना घर, ज़मीन और सारी जमा पूंजी अपने बहू बेटे के नाम कर दी और उन्होंने यह कहकर बेच दी कि वहाँ फालतू की ज़मीन पड़ी है, कोई कब्जा कर लेगा। हम लोगों को फुर्सत नहीं है कि वहाँ जाकर इसकी देखभाल कर सके, इसलिए उसे बेच देना अच्छा है। मैं भी उनके दिखावे के प्यार में आ गया और अपना सब कुछ गंवा दिया। सब कुछ मिलने के बाद मैं उनके लिए बोझ, घर में पड़े रहने वाली रद्दी की तरह हो गया। घर में कोई मेहमान या उनके दोस्त के आने पर वह मुझे एक कमरे में बंद कर देते और सबके चले जाने के बाद ही बाहर निकालते। कहते थे मैं अगर मेहमानों के सामने आ गया तो उनकी बेइज्जती होगी, और आज मुझे यहाँ लाकर छोड़ गए। मेरा तो इस दुनिया में कोई रहा ही नहीं बेटा। मेरे अपने तो मुझे यहाँ फेंक गए। मैं तो उनके लिए मर चुका हूँ। सोचा कुछ काम करके बाकी का जीवन काट लूँगा, लेकिन इस उम्र में कोई काम भी नहीं देता, गांव भी नहीं जा सकता, इसलिए वृद्धाश्रम का पता मिल जाए तो। मैंने कहा, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, हमारे साथ चलिए, हम छोड़ देते हैं आपको। हम लोग उन्हें अपने साथ घर ले आए। घर आकर बाबा परेशान हो गए। बोले, नहीं बेटा, मैं अब और किसी पर बोझ बनकर नहीं जी सकता। बस मुझे पता बता दो, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। रजनी और मेरे लाख विनती करने पर भी वह मान नहीं रहे थे। तभी रजनी ने कहा, बाबा, पिता के ना होने का दुख शायद मुझसे ज़्यादा कोई और समझ नहीं सकता। मुझे तो अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं, और मेरा भाग्य देखिए, शादी करके जब राज के साथ घर बसाया तो उनके माता पिता भी नहीं थे। मैंने माँ का तो प्यार देखा, तो क्या बाबा ईश्वर यह जो पिता के प्यार का सौभाग्य दिया है, यह भी आप मुझसे छीन लेंगे? मत जाइए ना पिताजी, हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। रजनी के प्यार ने बाबा को जाने से रोक लिया। बाबा के घर में आ जाने से अब घर में एक अलग सी रौनक रहती। हमारे बच्चे को कभी दादा का प्यार मिल गया और सर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब बाबा का घाव भी भरने लगा, क्योंकि अब उनके चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी थी। हमारा बेटा अरुण तो जैसे बचपन में ही चला गया। सब काम दादाजी के साथ करना है, खाना, सोना, घूमना। दादा पोते की खूब बनने लगी। अरुण का क्या, अब हम सबका बाबा के बिना कहीं मन ही नहीं लगता। बेटी भी अपने ससुराल से हर महीने 4-5 दिन बाबा के साथ रहने के लिए आ जाती। एक दिन अचानक से बाबा की तबीयत कुछ खराब हो गई। हम लोग उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर के चेकअप और दवा के बाद हम उन्हें घर ले आए, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार होने की जगह और बिगड़ने लगी। हम लोग उन्हें फिर से अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में रुकने की सलाह दी, लेकिन वह ना जाने क्यों घर जाने की जिद पकड़ कर बैठ गए। हमें उन्हें घर लाना पड़ा। रात को भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें थोड़ा सा सूप पिलाया। देर रात तक सब बाबा के पास बैठे थे। फिर उन्हें नींद आने पर हम सब सोने चले गए। अरुण आज भी बाबा के साथ सोया। सुबह रजनी जब बाबा के कमरे में उन्हें देखने गई तो वह हम सब से विदा लेकर जा चुके थे। बाबा के इस तरह अचानक से चले जाने से सब बहुत दुखी थे। धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हो गया। बाबा का सारा क्रियाकर्म भी बीत गया। कई दिनों से बाबा का कमरा साफ नहीं हुआ था। रजनी बाबा के कमरे में किसी को जाने नहीं देती थी। मैंने ही उसे समझाकर काम वाली बाई को सुबह बाबा का कमरा साफ करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद काम वाली बाई रजनी के पास आई और बोली, दीदी, बाबा का कमरा साफ कर रही थी तो उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला। रजनी ने लिफाफा खोला तो उसमें 10-10 के कुछ पुराने नोट थे। एक लाल पुराने से कपड़े में छोटी सी बच्ची की सोने की चेन थी और एक चिट्ठी रजनी के नाम, जिनके अक्षर देखकर लग रहा था बाबा के हाथ कांप रहे थे लिखते हुए। चिट्ठी में लिखा था, बेटी रजनी, तुमने मुझे जो दिया उससे तो मैं इस जन्म में मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी कि ईश्वर ने मुझे पिता होने का सुख जरूर दिया, भले ही देर से दिया, और तुम्हारा पिता होने के नाते मैं अपनी संपत्ति का वारिस तुम्हें बनाता हूँ बेटी। इस लिफाफे में जो है वह मेरी और मेरी पत्नी की आखिरी संपत्ति है, जिससे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम और राज बेटा हमेशा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। पत्र पढ़ते ही रजनी जोर जोर से रोने लगी।
मैंने बड़ी मुश्किल से रजनी को संभाला और उसे समझाया कि बाबा ने तुम्हें अपनी संतान मान लिया, एक पिता की तरह अपनाया, तभी तो वह तुम्हें अपना वारिस बना गए। तुम ही उनकी असली वारिस हो। बाबा के इस प्यार और आशीर्वाद को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नए नए कहानी पाने के लिए मेरे साथ बने रहना। धन्यवाद।